मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमर संतोष मराठे और आज भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी और एक अच्छा वीडियो मैं आपको लेकर आया हूँ। तो जैसे हमारी एक सीरीज़ चालू है नाइट्रम के बारे में, तो नाइट्रम मूर हमने देखा है, नाइट्रम सिलिकेटा के बारे में हमने सोचा है और आज हम उसके ही आगे लेके चलते हैं यही सीरीज़ को। काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन नाइट्रम ग्रुप में है, उसमें से एक रेमेडी के बारे में आज हम सोचेंगे जिसका नाम है नाइट्रम सल्फ्यूरिकम। तो नाइट्रम सल्फ ये क्या रेमेडी है, किस तरह से इसको हम प्रिस्क्राइब करेंगे, पेशेंट किस तरह से हमारे पास आते हैं और जो हम पेशेंट्स के बारे में सोचते हैं तो पेशेंट्स की जो डिसीज़ में जो कंडीशंस होती हैं वो हमारे लिए मायने रखती है उस दौरान, और उसी के ऊपर हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो चलो आज के वीडियो के बारे में हम नाइट्रम सल्फ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो एक पेशेंट मेरे पास आया जो कि नेवी में ऑफिसर था और उसके लाइफ के काफ़ी साल उन्होंने नेवी में बिताए थे। तो पेशेंट जो था तो एकाएक उसको वन साइडेड पैरालिसिस हुआ, स्पेशली राइट साइडेड पैरालिसिस हुआ उनको। तो उनकी पूरी फैमिली कोरोना के दौरान मेरे पास में ट्रीटमेंट में लेती थी और उनकी जो बेटी थी वो भी मेरे पास ट्रीटमेंट लेते थे। तो जब वो मेरे पास आई क्लिनिक में तो उन्होंने बताया कि पिताजी को ऐसा ऐसा हुआ है पैरालिसिस और आप उसके लिए दवाई दे सकेंगे क्या। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मगर पहले मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। तो जब मैं उनको फ़ोन पे बात मेरी हुई उनसे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था और कैसा महसूस कर रहे हो आप, यानी क्या चीज़ें ऐसी हुई है कि जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस का ये अटैक आया। तो उन्होंने अच्छे से मुझे वेलकम किया कि नमस्ते डॉक्टर साहब, और फिर उन्होंने बात करना शुरू किया कि कल रात एकाएक मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो राइट साइड है वो कमज़ोर हो गई है, और फिर सुबह में तो मुझे चलने भी नहीं आ रहा था और हाथ उठाने में भी दिक्कत आ रही थी। तो फिर मुझे हॉस्पिटलाइज में उन्होंने एडमिट किया हुआ है और सलाइन चालू है, और अभी भी वहाँ पे कोई सेंसेशन ऐसा ज़्यादा महसूस मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब बताते हुए पेशेंट्स का जो ये था बात करने का तरीका, उसमें थोड़ी एंजाइटी थी, मगर पेशेंट बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ तकलीफ़, कोई चिंता या कोई स्ट्रेस। तो पेशेंट ने बोला कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है। और मैंने फिर बोला कि क्या महसूस कर रहे हो, आपको लगता है आप ठीक हो जाओगे इससे। तो पेशेंट ने बोला कि मैंने पूरी लाइफ मिलिट्री में गुजारी हुई है और मुझे पता है कि ये सब ठीक होने वाला है। मैं यहाँ से मेडिसिन लेके जाने के बाद में भी एक्सरसाइज करूँगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब बातें हुई। फिर मैंने उनसे पूछा कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है क्या लाइफ में जो काफ़ी स्ट्रेसफुल हुआ है आपके लिए, उससे गुजरना। तो उन्होंने बताया कि हाँ, 3 महीने पहले मेरी जो बीवी थी उनका देहांत हो गया है, और वो काफ़ी एक झटका था मेरे लिए, क्योंकि वो एक सपोर्ट सिस्टम थी। और उसके जाने के बाद में फिर मैंने परिवार है तो मैंने सोचा कि ठीक है, परिवार के लिए अभी खड़ा रहते हैं। और कुछ और मैंने पूछा कि और कुछ चीज़ें जो आपको बताना चाह रहे हो आप। तो पेशेंट ने बोला कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो फिर मैंने पेशेंट की जो बेटी थी तो उनको बोला कि कुछ हुआ है क्या घर पे ऐसा जिसकी वजह से। तो पेशेंट की बेटी ने बोला कि हाँ, कल रात को इनका और मेरे भाई का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। तो मैंने कि आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपका और आपके बेटे का झगड़ा हुआ है। तो पेशेंट बोला कि क्या बताना है डॉक्टर साहब, ये तो घर की बात है, मुझे नहीं लगता है कि ये डिस्कस करने की बात है। मैंने बोला फिर भी किस बात पे हुआ था, थोड़ा आप अगर मुझे बताते हो तो मुझे मेडिसिन देने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि ये कल रात को बहुत पी के आया था, वैसे भी ये क्रॉनिक अल्कोहलिक मेरा बेटा है, उससे मुझे काफ़ी नफरत है। मैं उससे बोलता हूँ कि अगर आपको पीनी है तो घर पे पियो, और पीना भी है। देखो मैं भी मिलिट्री में हूँ, मैं भी दारू पीता हूँ, मगर एक लिमिट तक हमें पीना चाहिए। इतना तो पीना चाहिए कि हम खुद के पैरों पे घर पे चले आ सकते हैं, और फिर पीने के बाद में तमाशा क्यों करना है। तो ये कल रात को इतना पिया था तो मैंने उसको डांटा। तो साहजिक बात है ना डॉक्टर साहब, कोई भी पी के आए तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा। तो मैंने उसको डांटा। तो डांटने के बाद में इसने ये बोलना शुरू कर दिया कि आपने मेरी लाइफ में किया क्या है। आप जब
मैं जब छोटा था, जब आपको मेरी मेरे को आपकी ज़रूरत थी या बड़ा हुआ, तो आप फील्ड पे थे। तो 6-6 महीने के बाद में आप आते थे, या कभी-कभी तो साल के बाद में आप आते थे। तो आपने हमारे लिए क्या किया? और मेरा जो बेटा है उसका पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो उसका फिर उसके बाद में हमने उसकी शादी की। हालाँकि मुझे वो रिश्ता पसंद नहीं था, फिर भी उसकी ज़िद की वजह से हमने शादी की। फिर भी 1-2 महीने में ही वो लड़की चली गई। इसका भी ब्लेम वो मेरे ऊपर डाल रहा था कि आपने वो जो लड़की है, उससे आपने अच्छे से ये बिहेवियर नहीं किया है, या वो लड़की मेरे को छोड़ के गई, उसका जवाबदार भी आप ही हो। आप दो मम्मी ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तो ये जब मैंने सुना ना डॉक्टर साहब, तो एकाएक मेरे को ऐसा लगा कि ये कैसा बात कर सकता है मेरे लिए। मैंने ज़िंदगी भर इनके लिए क्या नहीं किया डॉक्टर साहब। छोटा था तो मैंने सारी चीज़ें की। मैं इलेक्ट्रीशियन था, मैंने इलेक्ट्रिक से काम किया, फिर डिप्लोमा हुआ, उसके बाद में मैं नेवी में चला गया। वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत मैंने की है डॉक्टर साहब। उसके बाद में भी यहाँ पे आके भी मैंने एक फैक्ट्री भी डाली, बहुत सारी चीज़ें मैंने की है। तो ये सब होने के बावजूद भी अगर ये ऐसा बोलेगा कि मैंने उसके लिए क्या किया है, तो ये किस किस बाप को ये अच्छा लगेगा डॉक्टर साहब। तो मैंने बोला फिर आपको कैसा लगा? बहुत बुरा लगा डॉक्टर साहब। मैं आपको बोल देता हूँ, आज तक मैंने लाइफ में किसी की सुनी नहीं है। यानी मेरा जो पूरा करियर रहा है, तो मेरे साथ में बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स लोग रहते थे, मगर किसी ने मेरी कैरेक्टर के बारे में या मेरे इसके बारे में कभी उंगली नहीं की। और ये मेरा लड़का मुझे ये कह रहा है कि क्या किया है आपने, तो कितना बुरा लगा डॉक्टर साहब। और फिर उसके बाद में रात में ही ये शुरू हो गया है। तो मैंने बोला आपके थोड़ा मिजाज के बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा मिजाज है ना, मुझे एक तो गलती सहन नहीं होती है, और किसी के ऊपर गलती होती है तो भी मैं उसके लिए खड़ा होता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आया तो 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे कि मैं बीएसएनएल ऑफिस में लगा। बीएसएनएल ऑफिस में जब मैं लगा, तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग बहुत देर से आ रहे हैं, बहुत ये हो रहा है। तो फिर मैंने ये देखा कि ये तो ठीक बात नहीं है ना। हम जिसके लिए ड्यूटी करते हैं वो तो टाइम पे आना चाहिए। मैं तो बहुत टाइम पे आता था, मगर वहाँ का वर्क कल्चर मैंने देखा तो फिर मुझे वो पसंद नहीं आया, मैंने वो छोड़ दिया। मैंने उनके बारे में शिकायत भी कर दी, ये भी लिख के भी दिया कि ये तरीका अच्छा नहीं है। फिर मुझे ही वहाँ पे काम करने में दिक्कत आ रही थी, फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने मेरी फैक्ट्री डाली और फिर मैं फैक्ट्री में काम करने लगा। इतनी फैक्ट्री मैंने खड़ी की है, सिर्फ मैं मेरे लड़के को कह रहा हूँ कि आप उसको संभालो, मैं आपके साथ में हूँ, फिर भी ये ऐसा करता है। तो यही दिक्कत है लाइफ की। तो पूरा जब ये केस मैंने सुना, तो एक रेमेडी मेरे ध्यान में आई थी। 2 रेमेडी आई थी। एक तो कॉस्टिकम थी, जो कि एकदम कॉमन थी मेरे दिमाग में, और दूसरी जो दवाई थी वो थी नाइट्रम सल्फ्यूरिक। तो मैंने पूरा देखा, और उसके बाद में मैंने उनको नाइट्रम सल्फ का एक डोज दिया। कॉस्टिकम क्यों नहीं दी उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम नाइट्रम सल्फ के बारे में देखेंगे। जो मेरे प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक थे, एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड, जो मेरा पहला रूब्रिक था। दूसरा रूब्रिक था कि इतने सब कंडीशंस के बारे में भी पेशेंट स्टेबल था, तो मैंने लिया था कि वेल सेज व्हेन सिक वेरी। और तीसरा एक जो रूब्रिक था मेरा, दैट इज़ कि कॉन्ट्राडिक्शन, इनटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और पेशेंट के बारे में मैंने जानकारी दी उनके बेटी से कि अभी भी ये जैसे ये हुआ है, तो चलते जब आए हॉस्पिटल में तो उन्होंने किसी का सपोर्ट नहीं दिया, वो खुद ट्राई करते थे सब चीज़ें करने के लिए। तो मैंने बोला कि ये क्यों करते हो आप? तो उसने बोला कि आज तक मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, और आगे चल के भी मेरे को ऐसा सहारा किसी का बनना नहीं है, या मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं है। तो एक रूब्रिक था मैंने लिया, दैट इज़ इंडिपेंडेंट रूब्रिक। और एक रूब्रिक था एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। तो ये सब चीज़ें देख के मैंने उनको नाइट्रम सल्फ दिया। उसके बाद में उनकी बहुत ही अच्छे से रिकवरी हुई है। तो नाइट्रम सल्फ की जो पर्सनालिटी है उसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं कि एग्जैक्टली नाइट्रम सल्फ होता क्या है। तो पहली चीज़ है, तो देखो ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है नाइट्रम के साथ में सल्फर का। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बनता है, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो नाइट्रम इज़ वेरी इमोशनल, ये पूरा ग्रुप ही बहुत इमोशनल है। साथ साथ में जब हम सल्फर के बारे में सोचते हैं,
तो सल्फर में एक चीज़ होती है, दैट इज द पेशेंट इज वेरी इंटेलिजेंट एंड उसके साथ में इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है सल्फर की, और केयरफुल, दोनों भी बहुत केयरफुल होते हैं। तो पेशेंट का जो पूरा रवैया उसके फैमिली की तरफ होता है नाइट्रम सल्फ का। सल्फ में एक चीज़ होती है कि वो अपने आप को काफ़ी ऑनरेबल पर्सन समझता है, जैसे और मेट हुआ। तो ये जो पर्सन्स होता है तो उनकी लाइफ में उनको एक तो खुद के ऊपर अन्याय भी नहीं सहन होता है, दूसरी चीज़ उनको ऐसा लगता है कि मैंने इतना सब किया है सबके लिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स में नाइट्रम सल्फ को डाला गया है। तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फैमिली मैटर्स इनमें भी उनको डाला गया है। तो पूरी लाइफ में वो अपनी फैमिली के लिए काफ़ी सोचता है नाइट्रम सल्फ, और उसकी वजह से भी बीमार गिरता है बहुत बार। उनको लगता है कि मैंने इनकी इतनी जिम्मेदारी उठाई है, जैसे और मेट के बारे में हमने देखा था कि इतना करने के बावजूद में मुझे मिला क्या आखिरकार। तो यहाँ से नाइट्रम सल्फ का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, ये जो झटका लगता है ना मेंटल लेवल पे। इसलिए मेंटल इंजुरीज में काफ़ी बार हम नाइट्रम सल्फ को देते हैं। फिजिकल में भी अगर मेंटल इंजुरी होती है तो आर्निका के साथ में हम नाइट्रम सल्फ देते हैं, मगर थोड़ा अगर हम साइकोडायनेमिकली इसके बारे में सोचेंगे तो नाइट्रम सल्फ की जो इंजुरीज होती है वो इमोशनल एक क्या बोलते हैं हम कि एक झटका उसको लगता है लाइफ में, और उसके बाद में उसको ऐसा लगता है कि दैट इज डिवीजन हेड आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी इज अ होल फैमिली, और जिसका हेड है यानी ये पर्सन जो उसके बारे में सोचता था, फैमिली के बारे में, फैमिली की केयर्स के बारे में सोचता था, केयरफुल ऑफ अदर्स में भी इसको डाला गया है। तो जब उसको ऐसा लगता है कि ये फैमिली वाले ऐसा कैसे मेरे साथ में बोल सकते हैं, तो वो धीरे धीरे एस्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली की तरफ चला जाता है, छोड़ देता है वो फैमिली की तरफ देखना। और ये जो बंदा होता है ही इज़ वेरी अफेक्शनेट, पूरा बहुत प्यार केयरिंग वाला बंदा होता है, मगर ये होने के बाद में फिर उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। उसको लगता है कि दैट इज़ लोदिंग ऑफ लाइफ, इंज्योर हिमसेल्फ, बट वो रिस्ट्रेन करता है अपने आप को इंजुरी की वजह से, क्योंकि उसको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फैमिली की तरफ, यानी सुसाइडल थॉट आने के बावजूद भी वो सुसाइड नहीं करता है। तो ये नाइट्रम सल्फ होता है। और एक थ्रू एंड थ्रू रूब्रिक हमारे पास चलता है, जैसे उसने बोला था कि मैंने नेवी में इतने साल गुजारे मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलने की, मगर मेरा बेटा पूरे घर के सामने ऐसी बातें करता है, सो दैट इज डिवीजन डिसग्रेस शीज। ये सल्फर का एक रूब्रिक है काफ़ी बड़ा। सल्फर को भी नहीं अच्छा लगता है कि उसके कैरेक्टर को जज किया जाए, उसके बारे में बोला जाए, मगर नाइट्रम सल्फ में भी ये चीज़ है। एक तो नाइट्रम इज़ वेरी डिग्निफाइड पर्सन, और सल्फर भी इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। सल्फर को भी ग्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ये दोनों भी जब जुड़ते हैं तो जहाँ पे भी डिग्निटी को हर्ट होता है और उसके साथ में उसकी प्रेस्टीज को धक्का लगता है तो बनता है नाइट्रम सल्फ। तो नाइट्रम सल्फ को ये जो झटका लगता है मेंटल लेवल पे वो काफ़ी शॉकिंग होता है, और उसकी वजह से फिर साइकोडायनामिकली हम सोचते हैं तो उसको पैरालिसिस का अटैक आया था। और उसके बाद में जैसे हमने केस लेते वक्त काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं, तो पेशेंट ने अपने आप को काफ़ी रोका, जाहिर करने से अच्छा है कि ना बोलो, तो दैट इज सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज। तो पेशेंट कभी भी जताता नहीं है। नाइट्रम की खासियत ही यही है कि अपने दुख वो कभी बोलता नहीं है, बिकॉज फियर ऑफ ऑब्जर्व हर कंडीशन बीइंग में नाइट्रम होता है, और सल्फर भी नहीं जताता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसमें एक रूब्रिक है दैट इज सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट एंड स्पोकन टू बी एवर्जन टू बी। उसके बारे में कोई बोले, उसको कोई बोले, या ये इंसिडेंट्स को लेके कोई बोले तो वो भी उसको अच्छा नहीं लगता है। दैट इज मिक्स, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है नाइट्रम सल्फ के बारे में। और कभी लोग उसके बारे में पूछते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये चीज़ और उसको तकलीफ देती है। दैट इज थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट, ही गेट एग्रेवेटेड। तो ये सब चीज़ें नाइट्रम सल्फ में होती हैं, और अल्टीमेटली नाइट्रम सल्फ ये सोचता है दैट इज़ अ वेरी ऑफ लाइफ अनवर्दी गिफ्ट ऑफ लाइफ, कि मैंने जो जिंदगी बिताई है दैट इज़ अ वेस्टेज, और मेट के जैसा ही उसको फील होता है कि कुछ नहीं है ये ज़िंदगी का, फिर भी वो सुसाइड करने से बचता है बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो और दो तीन केसेस नाइट्रम सल्फ के हैं, तो उसके बारे में आगे भी हम देखेंगे। काफ़ी बड़ा ड्रग है, मगर ये जीस्ट है नाइट्रम सल्फ का। होप आपको नाइट्रम सल्फ अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू। और वीडियो आप देखते हो, कमेंट भी करते हो,
मेरी तरफ से ये वीडियो जल्दी जल्दी नहीं डाल पा रहा हूँ मैं, मगर मेरा एक ये है कि वीडियो डालूँ तो वो ऑथेंटिक हो और उसके बाद में आपको भी वो अंडरस्टैंड हो, जब आपके पास ऐसे पेशेंट आए तो उसके लिए वो काफ़ी कारगर हो। सो थैंक यू। और हमारा जो भी वीडियोस होता है वो रूब्रिक ओरिएंटेड भी वीडियो होता है। उसमें जो हम रूब्रिक देखते हैं यानी मैं लेता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उसको ये चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करते जाओ और काफ़ी सारे लोगों के पास ये वीडियो जाने दो और शेयर करो। सो थैंक यू।